साथी वंदे मातरम। बहुत दिनों के बाद किसी वीडियो के माध्यम से आपसे बात हो रही है। दोस्तों, 1992 में सबसे पहले राजू जी के साथ में मेरी मुलाकात हुई सेवाग्राम में। उम्र के 12 वर्ष की उम्र से मैं राजू भाई के साथ जुड़ा। उसके बाद आज़ादी बचाओ आंदोलन में सहभाग लिया। जिस दिन राजू भाई से मिला उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि आखिरी सांस तक राजीव जी का काम मैं करता रहूँगा। और राजू भाई के साथ में इसी डफली को ले लेकर पहले देशभक्ति गीत गाता और राजू भाई अपना भाषण देते थे। पूरे भारत में मैं उनके साथ में घूमता था। जब जब स्कूल होती थी, स्कूल की एग्ज़ाम होती थी, उस वक्त नहीं जाता था। जब छुट्टियां होती थी, सैटरडे संडे कोई आ गया तो जाता था। जैसे जैसे मौका मिलता उनके साथ में मैं जा जाकर डफली बजाता था और गीत गाता था। दोस्तों, आज बड़ा दुख होता है कि राजू भाई आज हमारे बीच नहीं है। शारीरिक रूप से नहीं है, वैचारिक रूप से हैं, मगर उनका परिवार हमारे साथ है। ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई शहीद अपनी शहादत देता है देश के लिए, तो उसकी अपनी शहादत नहीं होती, उसके पूरे परिवार की शहादत होती है। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो राजीव दीक्षित जी के परिवार की है। क्या कभी आपने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति अपने घर से निकलता है, जवान अपने घर से निकलता है अपने माँ बाप को ये कहकर कि आज के बाद मेरा कोई भी अकाउंट या मेरा कोई भी हिस्सा अपने इस ज़मीन जायदाद में मत रखना, आज से मैं पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हूँ। और वो निकलता है। उस राजीव जी का एक छोटा भाई भी है, एक बहन है, माँ बाप है। जिस जवानी में माँ बाप को ज़रूरत थी, उस जवानी में वो व्यक्ति घर से निकलते हैं, राजू भाई। पीछे लग जाते हैं छोटे भाई प्रदीप दीक्षित भी कि अगर भैया आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ आऊँगा। जिस तरह से राम भगवान वनवास के लिए गए, उस वक्त लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी आऊँगा। राम भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, आप जो है राजपाट संभालो, आप घर को संभालो, माँ बाप को संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं भी आऊँगा। और वो निकलते हैं, दोनों भाई अपने माँ बाप को छोड़कर आंदोलन के काम करते हैं। जिस तरह से एक भाई राजू भाई जो है वो जा रहे हैं, स्टेज पर अपनी बात रख रहे हैं, धर्मपाल जी से मुलाकात होती है, सेवाग्राम में आना होता है, इलाहाबाद के आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर अपनी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपना सहभाग देते हैं। समझने आते हैं सेवाग्राम में धर्मपाल जी के पास में, अपना शहर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, माँ बाप से दूर दोनों भाई आते हैं। बड़े भाई के साथ में छोटा भाई भी आता है।
बड़े भाई स्टेज पर जाते हैं, अपने व्याख्यानों को रखते हैं। छोटा भाई कहता है कि मैं, प्रदीप भाई कहते हैं कि मैं बैक स्टेज का काम संभालता हूँ, मुझे स्टेज पर बोलना भी नहीं आता। आप बोलिए, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होंगी, जो भी बैक स्टेज की ज़रूरत होंगी, जो भी आपको इस पूरे इसमें मदद लगेंगी कार्य में सामाजिक, मैं आपकी मदद करूँगा। सब छोड़कर आ गए। अच्छा, बड़े भाई अगर चले जा रहे हैं तो छोटे भाई ने घर पे रहकर माँ बाप की सेवा करनी थी, उसको संभालना था, अपनी पढ़ाई करनी थी, मगर पढ़ाई नहीं की। जैसे ही भाई आया, सब कुछ छोड़कर भाई के साथ में चले गए सब करने के लिए। अच्छा, कुछ गलती की क्या? छोटे भाई का कर्तव्य है कि अगर बड़ा भाई देश के लिए जा रहा है तो छोटा भाई भी उसी में जाए, कभी स्टेज पर नहीं है। राजू भाई पूरे देश में घूमते थे। ये वही प्रदीप भाई है जिनको हमने देखा है कि ये बैक स्टेज में रहकर सारी व्यवस्थाएं राजू भाई की करते हैं। हम लोग संगीत भवन में, सेवाग्राम में रहते थे, क्योंकि मेरा जन्म भी सेवाग्राम में ही हुआ, वर्धा में। हम लोग संगीत भवन करके एक जगह है जो सेवाग्राम आश्रम ने दी थी। धर्मपाल जी ने कहा था कि आप अगर भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। वो वहाँ रहे, दोनों भाई रहे, कुछ और कार्यकर्ता भी थे। मैं भी अपनी स्कूल ख़त्म करके जाता। मैंने देखा कि कपड़े धोने से लेकर राजू भाई की बैग पैक करने से लेकर, राजू भाई के साथ में साहित्य देने से लेकर, वो स्टेशन तक पहुंचाने से लेकर, उनको खाना बनाकर खिलाने से लेकर, कोई अगर काम करता था तो प्रदीप भाई थे। मेरे जैसा कोई व्यक्ति और कार्यकर्ता फिर से वहाँ अगर चला गया तो उसके लिए भी खाना बनाकर खिलाने वाले प्रदीप भाई थे। जिस उम्र में एक नौजवान अपनी मस्ती में मस्त रह सकता है, उस वक्त ये दोनों भाई देश के लिए, देश के लिए स्वदेशी की बात रखने के लिए लोगों के बीच जा रहे थे, गांव गांव जा रहे थे। वो चाहते तो राजू भाई को का साथ छोड़कर अपने माँ बाप के साथ में घर में रहते, बढ़िया सी जिंदगी जीते, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने भाई का साथ दिया, उनके सपने को अपना सपना समझा, उनके कार्य को अपना कार्य समझा, उनकी सारी गतिविधियों को अपनी गतिविधियां समझी और आगे बढ़ते रहे। जब हम और राजू भाई गांव गांव जाते तो उनकी टिकट की व्यवस्था, जो साहित्य उनके साथ में जा रहा है, इस पूरे आंदोलन को रचनात्मक रूप देने के लिए का जो भी काम किया है वो प्रदीप भाई ने किया। हमको तो उसका नॉलेज भी नहीं था। पता चलता है कि खादी का पूरा जो काम किया सेवाग्राम में, एक बड़ा काम खड़ा हुआ। पहले खादी जो है सिर्फ सफ़ेद कलर की ही मिलती थी, सफ़ेद रंग की, या एक दो कलर आते थे, मगर उसको और डेकोरेटिव करके पूरे देश में घूम घूम कर जो जुलाहे हैं, खादी का काम करते हैं, जो बुनकर हैं, धागा कहाँ से आता है, कपास कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें खड़ी करके उन्होंने एक खादी का नया प्रकल्प शुरू किया। और ये किसके कहने पे किया?
राजू भाई के कहने पे किया। पुस्तकें छपवाई, वो किसके कहने पे किया? राजू भाई के कहने पे किया। जगह जगह पर कैसेटें छपवा कर, रिकॉर्डिंग कर करके जो आज आपके समक्ष राजू भाई के वीडियोस है या उनके ऑडियोज उस वक्त रिकॉर्ड किए गए, वो किसने किए? प्रदीप दीक्षित जी ने किए। पता चलता है कि कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार प्रदीप दीक्षित है। राजू भाई की शहादत हुई तो उसके जिम्मेदार प्रदीप दीक्षित है। 8 साल तक राजू भाई की हत्या की जांच नहीं हो पाई, उसके जिम्मेदार प्रदीप दीक्षित है। ये सब प्रश्न उठाने वाले लोग हैं कौन? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि राजू भाई के जाने के बाद उनकी कोई भी संपत्ति, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे वो और भी हो, चाहे सपनों के रूप में हो, वो संपत्ति सिर्फ हमारी होनी चाहिए, उनके परिवार की ना हो, और खास करके प्रदीप दीक्षित की तो ना हो। ऐसा बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे है कौन जो चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी के बाद में उनके परिवार का कोई व्यक्ति या जो पुराने सब साथी हैं उनमें से कोई व्यक्ति फिर से कोई राजीव दीक्षित बन के ना निकले, हम वो सारी बागडोर ले लें और हमारा धंधा राजू भाई के नाम पर चलाते रहे। दोस्तों, ये ट्रस्ट जो बनी है